Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 2nd of September 2025. 2 सितंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। पूरी समरी में आपको बताऊंगा। आप लोग से रिक्वेस्ट केवल इतनी रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट। बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक ज़रूर करें अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो, है ना। माता रानी फिर नहीं तो फिर पाप भी चढ़ाती हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे और लाइक ना करें आप तो, है ना। तो गणेश चतुर्थी हो रही है, चल रही है सब सारी चीज़ें, तो इसमें हमको भी थोड़ा आप मोटिवेट करें। स्टार्ट करेंगे आज के एनालिसिस को सबसे पहले कुछ सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने। अच्छा सवाल पूछूंगा आपसे जिसके जवाब अगर आप दें तो थोड़ा प्रैक्टिस भी होगी। पहला सवाल है, फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कि लीगली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, इन्फोर्सेबल बाय पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन, बोथ इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट एंड पार्लियामेंट एंड नाइदर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नॉर पार्लियामेंट। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ये बिल्कुल लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है अगर आपने पढ़ी हो तो। द करेक्ट आंसर इज बी, इन्फोर्सेबल बाय पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन। दूसरे सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी। आप सबको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो आई थी वो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से आई थी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ रिकमेंड नहीं की गई थी स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज। ऑप्शंस आर ए, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, बी, ड्यूटी टू पे टैक्सेस, सी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डी है पेनल्टी लॉ इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो मैं आपको बता दूं कि ए, बी और डी जो हैं ये तीनों ही स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। सी जो लिखा है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं रिकमेंड की थी। द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, व्हाट वाज द ओरिजिनल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट वाज फ्रेम्ड। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तो फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या स्टेटस था आपको बताना है। ऑप्शंस आर इंक्लूडेड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इंक्लूडेड इन पार्ट 3, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड इनिशियली, या डी है इंक्लूडेड एज अ सेपरेट शेड्यूल। बहुत ही आसान सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा है, कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कमेंट में आंसर मैं आपको लिख दूंगा, पहला जो मतलब टैग्ड कमेंट रहेगा। आते हैं एनालिसिस में। फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ है, एससीओ हेड्स कंडेम पहलगाम टेररिस्ट अटैक। अब आप सब देख रहे होंगे यहाँ पे एससीओ की मीटिंग जो है वो तियानजिन चाइना में हो रही है। तियानजिन डिक्लेरेशन भी कल आया है। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आई हैं वो मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर दूं। उससे पहले एससीओ के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। एससीओ का जो फॉर्मेशन है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन 2001 में हुआ था। 2001 में इसके अंदर 6 मेंबर थे। इनिशियली 1996 में शंघाई 5 के नाम से ये बना था, याद रखिएगा। 1996 में इनिशियली शंघाई 5 के नाम से बना था। जब शंघाई 5 के नाम से बना था उस समय इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया और चाइना थे, और उज्बेकिस्तान इसमें इंक्लूड हुआ था 2001 में, ठीक है ना। तो ये तो रही बात पुरानी। अब इसमें बता दूं कि प्रेजेंटली जो है इसमें 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स आर देयर। वो 10 मेंबर्स 4 कौन से नए बढ़ गए हैं, तो 2 तो बढ़ गए इंडिया और पाकिस्तान, जो कि अस्ताना समिट में बढ़े 2017 में ऑफिशियली एंटर हुए। फिर इसमें 9th मेंबर जो था वो था ईरान, 9th मेंबर वाज ईरान, एंड ये 10th मेंबर वाज बेलारूस। बेलारूस बिकेम मेंबर इन 2024। तो ये 10 मेंबर जो हैं प्रेजेंटली आर द मेंबर्स ऑफ एससीओ। इसके अलावा 17 जो हैं वो डिफरेंट पार्टनर्स हैं, अलग अलग, ऑब्जर्वर और ये सारी चीज़ें, डायलॉग पार्टनर, ये हम अगर देखें तो टोटल 17 डिफरेंट मेंबर्स आर देयर। और ये कुल मिला करके अब कितने हो जाएंगे, 10 तो फुल मेंबर्स हैं, फुल मेंबर्स आर 10। इसके अलावा पार्टनर कंट्रीज जो हैं वो 17 हैं, ठीक है ना। नई जो पार्टनर कंट्री है उसमें लाओस को इंक्लूड करने की बात की गई, याद रखिएगा। लाओस हैज़ बीन इंक्लूडेड एज अ न्यू पार्टनर, तो अगर आपको याद नहीं हो तो याद रखिएगा, लाओस हैज़ बीन इंक्लूडेड एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है ना। अदरवाइज मेंबर्स आर 10, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट हुई है इस एससीओ में वो है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। ये सी जिनपिंग द्वारा इनिशिएट किया गया है, नाम है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। लिख लेना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। क्या है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव? एक तो नाम से ही क्लियर है कि ग्लोबल किसी एक सिस्टम की बात की जा रही है जो गवर्नेंस से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब गवर्नेंस की बात आती है तो 2-3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनको नहीं भूलना चाहिए। एक है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब हर कंट्री इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं कि कोई किसी के अधीन रहेगा। तो ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम एक ऐसा डेवलप करना चाहिए जो सॉवरेनिटी को करे,
इक्वलिटी के साथ काम करे। इक्वलिटी मतलब कि हर कंट्री बराबर है, एंड इट शुड अबाइड बाय इंटरनेशनल रूल्स ऑफ लॉ। इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ जो है उसको अबाइड करना चाहिए, एंड मल्टीलेटरलिज्म को प्रैक्टिस करना चाहिए। पीपल सेंटर्ड अप्रोच, ये एक जो इनिशिएटिव है इसको शी जिनपिंग ने नाम दिया है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, एंड इट इज़ अ प्रपोज्ड ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम जिसके बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे सॉवरेनिटी, इक्वलिटी, इंटरनेशनल रूल जो है उनको फॉलो करना है। इसके अलावा मल्टीलेटरलिज्म को प्रैक्टिस करना है, एडवोकेटिंग पीपल सेंट्रिक अप्रोच, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। एंड दिस वॉज एक्चुअली अ टारगेट टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप एज वेल। अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो इन सारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। इसी चीज़ को आप बोल सकते हैं कि थोड़ा उसको टारगेट किया गया है। तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लाओस, देखो लिखा है इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज अ पार्टनर कंट्री ऑफ SCO, एंड टोटल जो स्ट्रेंथ है ग्रुपिंग की वो इस लाओस के पार्टनर बनने के बाद 27 हो जाएगी। 10 मेंबर्स एंड 17 पार्टनर्स। अगर अच्छा, अभी यहाँ पे एक और चीज़ है कि इस बार SCO में डिसाइड किया गया कि अब केवल पार्टनर्स रहेंगे, मेंबर्स के अलावा केवल पार्टनर्स रहेंगे। अब ऑब्जर्वर अलग, ये सब नहीं, केवल एक नाम दिया जाएगा पार्टनर कंट्री का, ठीक है ना। तो लाओस इज अ पार्टनर कंट्री, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और रिकमेंडेशन आया है टू स्टैब्लिश SCO डेवलपमेंट बैंक। SCO डेवलपमेंट बैंक, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बैंक जो है उसको बनाने की बात की गई। इट वॉज अ लॉन्ग टर्म एम्बिशन ऑफ चाइना, तो दैट इज अगेन नथिंग। पहला जो सबमिट हुआ था SCO का वो भी चाइना में ही हुआ था, शंघाई में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। वैदिक क्लॉक मोबाइल ऐप और इजी एक्सेस टू हिंदू कैलेंडर। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी ने लॉन्च किया है एक वैदिक क्लॉक को, एंड वैदिक क्लॉक जो है बेसिकली इट्स अ मोबाइल ऐप विच इज एम्ड एट कनेक्टिंग द हिंदू पंचांग, रिलीजियस कैलेंडर एंड टाइम कैलकुलेशन विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो हिंदू पंचांग यानी कि जो हमारा रिलीजियस कैलेंडर है उसको उसके साथ ये ऐप में टाइम कैलकुलेशंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ डेट्स, ये सारी चीज़ें जो है उसमें रहेंगी मेंशन। इसको वैदिक क्लॉक ऐप का नाम है। इट इज़ लॉन्च्ड बाय द CM ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर ठीक है, पता होना चाहिए कुछ भी इस तरीके की चीज़ें, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। थर्ड न्यूज़ जो है वो है ब्रेन ईटिंग अमीबा इन्फेक्शन इन केरला। ये बात चल रही है मेनिंजोसेफेलाइटिस के बारे में। मेनिंजोसेफेलाइटिस जिसको अमीबिक मेनिंजोइंसेफेलाइटिस बोलते हैं, पैम। इट्स अ रेयर ब्रेन इन्फेक्शन। ये ब्रेन इन्फेक्शन है, फ्री लिविंग अमीबा जो है वो इसको कॉज करता है। ये अमीबा कहाँ पाया जाता है? तो पॉन्ड, वेल्स एंड रिवर्स में पाया जाता है। द नेम इज नाइग्लेरिया फाउलेरी, याद रखिएगा, द नेम इज नाइग्लेरिया फाउलेरी। ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है इसको। इट थ्राइव्स इन वार्म फ्रेश वाटर और एंटर करता है बॉडी में थ्रू नोज, ट्रेवलिंग साइलेंटली टू ब्रेन एंड डिस्ट्रॉइंग द टिश्यूज विद टेरिफाइंग स्पीड। तो याद रखिएगा, नाइग्लेरिया फाउलेरी जो है ब्रेन ईटिंग अमीबा, ये थ्राइव करता है वार्म फ्रेश वाटर में, एंटर करता है बॉडी में थ्रू नोज, ट्रेवल करता है साइलेंटली टू द ब्रेन एंड डिस्ट्रॉयज द ब्रेन टिश्यूज। ग्लोबली इस डिसीज को पैम यानी कि प्राइमरी एमोबिक मेनिंजोइंसेफेलाइटिस कहा जाता है। फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1965 इन एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, पहली बार 1965 एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में आइडेंटिफाई किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड फॉर्म जो है इसी डिसीज का उसको हम बोलते हैं GAE यानी कि ग्रैन्युलोमेटस अमीबिक इंसेफेलाइटिस, GAE। इट हैज़ ऑल्सो इमर्ज्ड वर्ल्ड वाइड सिंस 1970s, तो याद रखिएगा। और ये बेसिकली हुई थी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट थे। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब कि जिनका इम्यून सिस्टम सही नहीं हो, ऐसे अमेरिकन और एशियंस में ये हुआ था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली न्यूज़ है, इसरो सीक्स प्रपोजल्स फ्रॉम साइंटिफिक कम्युनिटी टू स्टडी द चंद्रयान 3 डेटा। अब इसरो ने किया क्या कि चंद्रयान 3 के डेटा को बेसिकली एक तरीके से पब्लिक कर दिया और कहा है कि भाई आप लोग रिसर्च करना चाहें तो आप करिए। हालांकि उसकी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस इन्होंने रखी है, बट चीज़ यही है। बैकग्राउंड में आपको बता दूं तो चंद्रयान 3 मिशन का, तो चंद्रयान 3 ने एक हिस्टोरिक फीट अचीव किया था सॉफ्ट लैंडिंग का नियर द सदर्न हाई लैटिट्यूड्स ऑफ मून। जो उनका पोलर रीजन है मून का, उसमें सक्सेसफुली इंडिया ने सक्सेसफुली लैंड किया था ऑन द पोलर रीजन ऑफ द मून। इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेशन टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द पोलर रीजन ऑफ द मून
इट वॉज अ मेजर माइलस्टोन इन द लूनार एक्सप्लोरेशन। मेजर कंपोनेंट्स थे हमारे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान, जिन्होंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए थे लूनार सॉइल प्रोफाइलिंग, सीस्मिक एक्टिविटी, एलिमेंटल कंपोजिशन के रिगार्डिंग। इसके अलावा हमने अपना डेटा इसरो ने ये ओपन कर दिया है और कहा है कि भाई जो फैकल्टी आना चाहती है इन्वेस्टिगेट करने वो आ सकती है। एंड इट इज़ ओपन टू फैकल्टी एंड रिसर्चर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। रूल्स इन्होंने रखे हैं कि मस्ट यू शुड हैव एटलीस्ट 4 years ऑफ सर्विस लेफ्ट बिफोर रिटायरमेंट, एंड PI विल एक्ट एज द फोकल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इसरो। मल्टीपल co-PIs कैन बी पार्ट ऑफ द प्रपोजल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ओवरऑल दिस, समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। अगली न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू एंटरटेन प्ली अगेंस्ट रोल आउट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल नेशन वाइड। तो 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो नेशन वाइड इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। कई प्लीज गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि भैया ये गलत है क्योंकि हमारी गाड़ियां तैयार नहीं है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए और हमारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। ऐसा इनफैक्ट नीति आयोग की ही एक रिपोर्ट है जिसमें ये मेंशन था कि एफिशिएंसी जो है फ्यूल एफिशिएंसी और ये सब कम हो जाएगी 6 से 7%। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ये हम इसमें रोक नहीं लगा सकते 20% रोल आउट में। इथेनॉल 20% का मतलब क्या है? E20 फ्यूल का मतलब क्या है कि जिसमें 20% इथेनॉल डाला जाएगा। तो उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई इथेनॉल डालने से हमारे किसानों को मदद मिलेगी, हमारे जो शुगर केन फार्मर्स हैं उनको मदद मिलेगी। जब गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट है वो है कि भाई फार्मर्स की मदद के लिए हम तो कर रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। हमारे यहाँ थोड़ी नितिन गडकरी जी की के बेटे की कंपनी 500 करोड़ की हो गई है। तो मतलब ये सब आर्ग्यूमेंट नहीं दिए गए। उन्होंने कहा फार्मर्स की मदद की जाएगी और ऑब्वियसली बात है फार्मर्स की मदद की जाएगी तो ठीक है, सब फार्मर्स के नाम पे तो कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली बात है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई फार्मर्स की मदद की जा रही है। अब पता नहीं कितनी फार्मर्स को मदद मिल रही है बट ओवरऑल की जा रही है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो वो आप याद रखिएगा और आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। शुड मूव हेड विद मी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेंटर लॉन्चेस आदिवाणी टू ट्रांसलेट द आदिवासी लैंग्वेजेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उसने लॉन्च किया है बीटा वर्जन ऑफ आदिवानी, आदिवासी लैंग्वेज ट्रांसलेशन एप्लीकेशन है। एंड ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है नई दिल्ली में, वहाँ पे लॉन्च किया गया बेसिकली टू हेल्प ब्रिज कम्युनिकेशन गैप फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज इन रिमोट एरियाज एंड एम्पावर द ट्राइबल यूथ्स डिजिटली। याद रखेगा, इट इज़ टू ट्रांसलेट द आदिवासी लैंग्वेजेस एंड एम्पावर द ट्राइबल कम्युनिटीज एंड ऑल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आदिवानी याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है। न्यू बैराबी साइरंग रेल लाइन टू इंप्रूव कनेक्टिविटी इन मिजोरम। तो बस नाम याद रखिएगा, मिजोरम जो है सून कनेक्टेड हो जाएगा टू द नेशनल रेलवे नेटवर्क। प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट 51.38 किलोमीटर बैराबी साइरंग ब्रॉड गेज लाइन। ये बैराबी साइरंग ब्रॉड गेज लाइन कौन से स्टेट में लॉन्च हो रही है ये जरूर याद रखिएगा, ये मिजोरम में हो रही है। न्यू लाइन जो कि टर्मिनेट होगी साइरंग में विल कनेक्ट आइजॉल जो स्टेट कैपिटल है अबाउट 20 किलोमीटर अवे with the rest of the country, and the line links सिलचर in Assam via भोदाहपुर जंक्शन। तो याद रखिएगा सिलचर असम से फिर ये कनेक्टेड रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिलचर असम मिजोरम के लिए, तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। लार्जर बेंच टू रूल इफ माइनॉरिटी रन स्कूल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम RTE एक्ट। तो देखो अभी तक की जो प्रेजेंट कंडीशन है वो हम यही पढ़ते हैं कि RTE एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट से माइनॉरिटी रन इंस्टीट्यूशंस एग्जेम्प्टेड रहते हैं। ठीक है, जो मैंने अपनी तैयारी में पढ़ा है, जो अभी तक है भी, है ना, याद रखिएगा। एंड बेसिकली उसमें एक रूल ये था, एक्चुअली क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक सेक्शन है सेक्शन 12(1)(c) जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर एक सेक्शन है सेक्शन 12(1)(c) जो कि ये कहता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको 25% रिजर्वेशन देना पड़ेगा फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो 25% रिजर्वेशन की बात करता है फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड ग्रुप सेक्शन 12(1)(c), और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ये नहीं देते हैं ये बोल करके कि भैया हम तो ऑलरेडी माइनॉरिटी को केटर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी हम इतना रिजर्वेशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आता है उसका एग्जाम्पशन बन जाता है ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो पहले ऑलरेडी एक 5 जज बेंच थी उन्होंने किया था। तो अब एक लार्जर बेंच बेसिकली बनाई जाएगी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि क्या वाकई ऐसा है
और अभी बेसिकली आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि भाई अगर ऐसा आप कर रहे हो एग्जाम्पशन, ये जो है ना ये एक तरीके से अगेंस्ट जाता है, अगेंस्ट यूनिवर्सल एजुकेशन, जो हमारा यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन है उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट चला जाता है, और इसलिए इसको दोबारा देखा जाएगा। तो लेट्स सी क्या इसमें जजमेंट आता है, बट ये इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्यूचर में, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। जियोग्राफर्स अनकवर वाई सम रिवर्स स्टे सिंगल वाइल अदर्स स्प्लिट। यहाँ बात चल रही है सिंगल थ्रेड रिवर्स की और मल्टी थ्रेड यानी ब्रेडेड रिवर्स की। तो सिंगल थ्रेड रिवर का मतलब जो एक स्टेबल चैनल में बहती रहती है, और मल्टी थ्रेडेड या ब्रेडेड रिवर जो है वो जो है स्प्लिट होती है मल्टीपल चैनल्स में, ठीक है ना। मल्टीपल चैनल्स में स्प्लिट होगी, रिजॉइन करेगी, फिर डाइवर्ज कर जाएगी। तो डिफरेंस बेसिकली यहाँ पे जियोग्राफर्स ने स्टडी किया है, इसके बारे में क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जो इस न्यूज़ में निकला भी है। तो UCSB की रिपोर्ट है, स्टडी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा की, जिन्होंने स्टडी की है अलग अलग 84 नदियों को स्टडी किया है ओवर 36 ईयर्स, 36 साल तक। एंड दे हैव यूज्ड लैंडसैट सैटेलाइट इमेजरी एंड दे हैव अप्लाइड पार्टिकल इमेजरी वेलोसीमेट्री, है ना। इट्स अ कंप्यूटर टेक्निक जो कि मेजर करता है इरोजन और डिपोजिशन को। याद रखिएगा PIV यानी कि पार्टिकल इमेज वेलोसीमेट्री, ये कंप्यूटर टेक्निक है जो कि मेजर करता है इरोजन और डिपोजिशन डायनामिक्स को। तो फाइंडिंग ये है कि जो सिंगल थ्रेड रिवर्स है, जो एक स्टेबल उसमें बहती रहती है ना, वो इक्विलिब्रियम शो करती है, मतलब कि इरोजन जो एक बैंक में होता है वो उतना ही डिपोजिशन अपोजिट बैंक में होता है। तो अगर एक नदी में डिपोजिशन इक्वल टू इरोजन है, मतलब इरोजन ऑन वन बैंक इज इक्वल्स टू द डिपोजिशन ऑन द अपोजिट बैंक, तो वो नदी जो है सिंगल एक चैनल में ही बहती रहेगी, ठीक है ना, स्टेबल चैनल रहेगा। मल्टीपल थ्रेडेड रिवर्स में आप देखेंगे कि इरोजन हमेशा ज़्यादा होता है डिपोजिशन से, द इरोजन विल बी मोर देन द डिपोजिशन। तो चैनल जो होगा वाइड होगा और फिर स्प्लिट हो जाएगा मल्टीपल थ्रेड्स में, है ना। तो याद रखिएगा इरोजन का जो इम्बैलेंस है वही थ्रेडिंग लाता है। मल्टीपल थ्रेडिंग लाने का रीज़न जो है इरोजन का, वो इरोजन का क्या है, इम्बैलेंस है। इरोजन इम्बैलेंस इज बेसिकली द थिंग, है ना। इसके अलावा पहले जो था वो वेजिटेशन को रीजन माना जाता था कि जो वेजिटेशन है वो एकमात्र रीजन है, तो वो चीज़ अब थोड़ा गलत हो गई। जो वेजिटेटेड बैंक्स हैं पहले माना जाता था कि वो बिल्कुल ज़रूरी है मियांडरिंग नदी के लिए। मियांडरिंग मतलब जो ऐसे कर्व लेती हुई नदी आती है ना, कर्व्स में। नई फाइंडिंग है कि वेजिटेटेड हो चाहे अनवेजिटेटेड हो, दोनों ही मियांडर करती हैं, बट दोनों अलग अलग तरीके से मियांडर करती हैं। जैसे वेजिटेटेड जो अगर बेंड्स हैं तो वो आउटवर्ड की तरफ मूव करेगी, एंड अगर अनवेजिटेटेड बेंड्स हैं तो फिर माइग्रेट करेगी स्ट्रेट डाउन द वैली, ठीक है। तो ये कुछ रिसर्च है जो अभी मिली हैं, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये आपको दिख रहा होगा कर्नाली नदी का यहाँ फोटोग्राफ है, बाइफर्केशन उसका ये नेपाल में होता है, एंड इट इज़ नोन एज घाघरा इन इंडिया। करनाली इज नोन एज घाघरा इन इंडिया। तो ये भी आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस, समझ में आपको आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल पार्ट में। द राइज एंड रिस्क ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। ऑथर ने यहाँ पे बात की कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है इंडिया में, वो पहली चीज़ तो यूनिवर्सल नहीं है ना। यूनिवर्सल क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मतलब होता है हेल्थ केयर फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा भी उनको हेल्थ केयर गारंटीड होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल हेल्थ केयर। ये भोर कमेटी की रिपोर्ट में डेफिनेशन मेंशन की गई थी 1946 में। बहुत कम कंट्रीज है जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर देते हैं, इंडिया नहीं देता है प्रेजेंटली, है ना। बात करते हैं क्या है। तो इस आर्टिकल में इसकी प्रॉब्लम्स दी गई हैं। जीन ड्रेज जब भी आर्टिकल लिखते हैं, हालांकि थोड़ा क्रिटिकल होता है गवर्नमेंट का, लेकिन बेहतरीन आर्टिकल होता है। तो यहाँ पे बात चलेगी सबसे पहले इंडिया में जो इंश्योरेंस के प्लान है। पहला तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है 2018 में, जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत की गई थी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के खुद के स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स भी रहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात ऑथर ने बताया कि 5 इसमें मेजर प्रॉब्लम्स है। 5 प्रॉब्लम्स कौन कौन सी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम जो है, ये देखो लिखा है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रमोट्स फॉर प्रॉफिट मेडिसिन। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है इट प्रमोट्स फॉर प्रॉफिट मेडिसिन, मतलब कि अगर आप देखें तो ये ज़्यादातर जो बजट है PMJY का, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य का, वो प्राइवेट फंड्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में स्पेंड हो रहा है, ठीक है ना, मेजॉरिटी ऑफ द बजट। अब जब प्राइवेट में जाएगा तो प्राइवेट कैसे होते हैं हॉस्पिटल्स? प्रॉफिट ओरिएंटेड रहते हैं, दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड हॉस्पिटल्स, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस है वो प्रमोट करता है प्रॉफिट मेडिसिन को, है ना, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द बजट इज स्पेंट ऑन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट ऑथर ने बताया वो ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो टिल्ट्स द हेल्थ केयर सिस्टम टुवर्ड्स हॉस्पिटलाइजेशन। क्यों? क्योंकि देखिए अब मेन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो क्या मेन कोशिश करेंगे, क्या आपको लगता है दवाई देके छोड़ देने? नहीं, उनका ये एम रहता है कि भाई हॉस्पिटलाइज कर दो, किसी तरीके से हॉस्पिटलाइज कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप ऐड सको, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रीमियम को वसूल सको, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। हॉस्पिटलाइजेशन को और प्रमोशन मिलता है। तीसरा जो ऑथर ने यहाँ पॉइंट दिया वो ये है कि सीरियस यूटिलाइजेशन प्रॉब्लम्स है। जैसे कि अगर आप आंकड़े पढ़ोगे, गवर्नमेंट आंकड़े पढ़ोगे, तो वो बोलेंगे कि जो PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य और स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है उसके अंदर 80% पॉपुलेशन कवर्ड है ना। ऐसे ही वो आंकड़े दावे करेंगे। लेकिन अगर आप टोटल आज तक का एक्सपेंडिचर देखोगे तो उसके अलावा आपको पता चलेगा एक्सपेंडिचर से कि केवल 35% ही पेशेंट्स हैं जो कि विच आर एबल टू यूज द इंश्योरेंस एंड ऑल, है ना। तो ओवरऑल दिखेगा 80%, लेकिन यूटिलाइजेशन केवल 35% का है। तो ये एक अनदर इशू है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें तो जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स है वो एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देती हैं। जैसे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो प्रेफर करते हैं अनइंश्योर्ड पेशेंट्स को, है ना, क्योंकि उनके कमर्शियल चार्जेस हेल्थ केयर में यूजुअली हायर होते हैं, है ना, और जितना ज़्यादा होगा वो रिम्बर्समेंट रेट उतना ज़्यादा होगा। इसके अलावा वहीं पे जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो प्रेफर करते हैं जहाँ पे जो इंश्योर्ड पेशेंट है, ताकि उनको कुछ मनी मिल जाए ट्रीटमेंट के लिए, है ना। तो प्राइवेट हॉस्पिटल हमेशा प्रेफर करेगा अनइंश्योर्ड पेशेंट, और जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पब्लिक हॉस्पिटल है, वो प्रेफर करेगा इंश्योर्ड पेशेंट, ठीक है ना। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो फिर जो पब्लिक हॉस्पिटल जाता है उसको लगता है इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, और जो पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है उसको लगता है कि भाई ये कहाँ फंस गए, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैव देयर ओन कंप्लेंट। जैसे कि उनका कहना है कि जो कंपनीज हैं वो लो रीइंबर्समेंट रेट्स हैं, लॉन्ग डिलेज आर देयर, है ना, या तो रीइंबर्स ही नहीं कर रही हैं या फिर बहुत डिले के बाद रीइंबर्स कर रही हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स आर प्रोन टू करप्शन एंड अब्यूज। ऑथर ने कहा कि भाई करप्शन एंड अब्यूज ये भी एक इशू है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन दीज आर द फॉल्ट लाइन्स इन आर हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं नॉइस पोल्यूशन पे आर्टिकल डिस्कस करता है, बट बहुत ही ज़्यादा पॉइंट नहीं थे उसमें। व्हाट इज सेरेबो? सेरेबो क्या है? ब्रेन टूल है। इट हैज़ बीन इंडिजिनसली डेवलप्ड, है ना, याद रखिएगा। ICMR और एम्स भोपाल ये सब ने मिलकर के सेरेबो नाम का एक हैंड हेल्ड पोर्टेबल नॉन इन्वेजिव डिवाइस बनाया है जो कि डायग्नोस करेगा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज को। याद रखिएगा, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज को डिटरमाइन करने के लिए हैंड हेल्ड पोर्टेबल नॉन इन्वेजिव डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम है सेरेबो। डेवलप किया है ICMR, मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक मिशन सेक्रेटेरिएट, एम्स भोपाल, निमहंस बेंगलुरु एंड बायोस्कैन रिसर्च, इन्होंने मिलकर के बनाया है। बेसिकली ये डिटेक्ट करता है इंटरक्रेनियल ब्लीडिंग एंड इडीमा विद इन अ मिनट। 1 मिनट के अंदर ये इंटरक्रेनियल ब्लीडिंग और इडीमा यानी खून का थक्का जो जम जाता है उसको पता कर लेता है। टेक्नोलॉजी जो यूज़ करता है वो है यूजेस नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लस मशीन लर्निंग। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि तो सस्ता रहेगा, बिना किसी डिले के आपको पता चल जाएगा। एंड बेसिकली जहाँ पे भी CT MRI स्कैन्स नहीं पॉसिबल हैं उनके गैप को फिल कर सकता है ये वेरी सेफली। इट कैन बी यूज्ड इन इन्फेंट्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स एज वेल, एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय पैरामेडिक्स और इवन अनस्किल्ड स्टाफ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। Can an image to video AI feature put children at risk? Yes, definitely. यहाँ पे एक बहुत अच्छा इशू ये उठा है कि भैया जो फोटोज़ को आप वीडियोज़ में कन्वर्ट कर रहे हो, पुरानी फोटोज़ को, तो आप एक नई मेमोरी क्रिएट कर रहे हो। बहुत अच्छा एथिकल एक क्वेश्चन उठा है। तो क्या ये एक गलत चीज़ नहीं है कि जब आप अपनी फॉल्स मेमोरीज क्रिएट करो, फॉल्स मेमोरीज क्रिएट कर रहे हो आप और अपने आप को एक इल्यूजन में डाल रहे हो, है ना। इट्स नॉट हैपनिंग, इट हैज़ नॉट हैपेंड, इट हैज़ नेवर हैपेंड। जैसे एक माँ और बेटे का वीडियो फोटो है, अब आपने माँ और बेटे के फोटो को एक वीडियो में कन्वर्ट कर दिया, तो वहाँ पे चलो माँ आपको हक कर रही है या किस कर रही है और आपको प्यार कर रही है, सारी चीज़ें हैं। तो एक आपके दिमाग में आपको अच्छा लगेगा, बट इजंट इट अ फॉल्स मेमोरी विच हैज़ नेवर हैपेंड? इट्स अ फॉल्स मेमोरी। इसके अलावा ना केवल ये फॉल्स मेमोरी है, बल्कि ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इशूज़ इससे उठ सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पे ऑथर ने डिस्कस किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। So these are some of the things which are important. I hope you got clarity.
आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग न्यूज एनालिसिस टुडे। समझ में आ गया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।